हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत 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 स्वागत है। जिन्होंने पहली बार इसे ज्वाइन किया है, ये कॉर्पोरेट न्यूज सभी के सभी सीए करने वाले, सीएमए करने वाले और सीएस करने वाले और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करने वाले बच्चों के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम कॉर्पोरेट में जो अपडेट्स हो रहे हैं, कॉर्पोरेट के जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन सबको देखते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और किस तरीके से हमारे अगर सिलेबस के अंदर लॉ है तो उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट डालती हैं, ये चीजें भी हम देखते हैं। तो अगेन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कॉर्पोरेट न्यूज में आते हैं कि आज कौन कौन सी मेजर घटनाएं हमारे सामने हैं। हम ये सीरीज नॉर्मली हफ्ते में 1 या 2 बार लाते हैं ताकि 2 या 3 दिन के अंदर सारी कॉर्पोरेट घटनाएं, कुछ इवेंट्स इकट्ठे हो सके जिनको हम डिस्कस कर सके। तो आज इसी सीरीज में काफी ज्यादा घटनाएं हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। इससे पहले कि मैं घटनाओं पे आऊं, सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन सीए इंटर के सभी बच्चों को देना चाहूंगा कि नवंबर 23 ओनली अटेम्प्ट के लिए ध्यान रखना, सीए इंटर का एक फास्ट ट्रैक बैच है। ये बैच जो है 15 सितंबर तक चलेगा और इस बैच के साथ सीए इंटर के जो बच्चों को मिलेगा वो बहुत कुछ है। पहला, ये सीरीज 6 टेस्ट की सीरीज है जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो रही है, जिसमें हर टेस्ट को चेक होने के बाद उनका 1-to-1 डिस्कशन मेरे से होगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बनेगी। मैं कह सकता हूं अभी तक इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं हुआ होगा जो इस टेस्ट सीरीज में होगा, जब आपकी प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड बनेगी और हर टेस्ट की इवैल्यूएशन रिपोर्ट को कंपेयर किया जाएगा पिछले टेस्ट के मुकाबले में। चलिए जी, तो ये फास्ट ट्रैक बैच के साथ में आपको मिलेगी और साथ में ही इसी फास्ट ट्रैक बैच के साथ में आपको प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, पास्ट ईयर के एमटीपी आरटीपीस के सॉल्यूशन, और साथ में इस फास्ट ट्रैक बैच के साथ में मिलेगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नवंबर 2023 अटेम्प्ट। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें इस फास्ट ट्रैक बैच के साथ जो कि शुरू हो रहा है 21 जुलाई से और 15 सितंबर तक चलेगा। तो ये फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी आज की न्यूज के ऊपर। लो जी, हमारे पास आज कौन कौन सी न्यूज हैं। आपने सुना होगा एक न्यूज तो, जीएसटी का शॉक। ओहो, किसको? कैसीनो, हॉर्स रेसेस, ऑनलाइन गेमिंग, 28% जीएसटी लगा दिया गया है। अब एक तरीके से तो अच्छा हुआ। फॉर एग्जांपल, गोवा में जो कैसीनो खेलने जाते हो, अब अगर आप 100 रुपए दे रहे हो कैसीनो में, तो आपके पास केवल 72 रुपीज ही है, क्योंकि 28 रुपए तो गया जीएसटी अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि अब आपके पास एक तो खेलने के लिए कम अमाउंट रहेगा, तो एक तरीके से लोग डिस्करेज होंगे ऑनलाइन गेमिंग के लिए या फिर कैसीनो में जाने के लिए। हालांकि जो गोवा जा रहा है वो कितना डिस्करेज होगा ये मैं नहीं जानता, बट फिलहाल जितना भी आप कमाएंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ता है 30% का। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने डिस्करेज करने की कोशिश तो की है हायर टैक्स के ब्रैकेट में लाकर ऑनलाइन गेमिंग की तरफ, क्योंकि प्रचलन बहुत बढ़ रहा था तो इसलिए इसे लाना जरूरी था। तो मैं कहूंगा कि ये वेलकम स्टेप है, अच्छा ही स्टेप है गवर्नमेंट का, कि ताकि ऐसी एक्टिविटीज को डिस्करेज किया जा सके। तो ये पहली न्यूज थी कि ऑनलाइन गेमिंग या कैसीनो में जब भी जाएंगे तो ध्यान रखना 28% जीएसटी के ब्रैकेट में आप आ रहे हैं। दूसरी बात, चलिए जी अगली न्यूज हम आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर फाइल हिंदुजास रेजोल्यूशन प्लान फॉर द रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल किसकी कंपनी? रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी। कहां पर है? इंसॉल्वेंसी के अंदर है। अच्छा जी, हुआ क्या? देखो, जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो सबसे पहले उसको कोशिश होती है बचाने की, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन प्लान कंपनी का डिस्कस होता है। अगर रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल हो गया तो कंपनी बच जाती है, नहीं तो कंपनी को लिक्विडेशन में बेच के वाइंडिंग अप करवा दिया जाता है। ओके, अब हुआ क्या कि कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान एक सबमिट कर दिया गया है। रेजोल्यूशन प्लान किसने सबमिट किया है? हिंदुजा ग्रुप ने। हिंदुजा ग्रुप मतलब वही जो इंडसिंड बैंक वगैरह का है, तो वही उन्हीं की एक सिस्टर कंसर्न ने इसका रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है, जहां पर इन्होंने लेंडर्स के लोन को टेक ओवर करने की बात की है। हालांकि कुछ सेटलमेंट होगा डेफिनेटली, 12,000 करोड़ से ऊपर के डेट हैं जिसको सेटलमेंट करेंगे सर्टेन लेवल पे। अभी बिड कितने में दी है ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट फिलहाल रिलायंस कैपिटल जो अनिल अंबानी की है वो हिंदुजा ग्रुप कंपनी बनने की तरफ है। क्यों? क्योंकि अभी तक इससे बड़ा बिडर कोई आया नहीं है। और भाई बड़ी सीधी सी बात है, या तो
क्रेडिटर को कुछ नहीं मिलेगा या कुछ तो मिल रहा है। एसेट को बेचकर अगर हमने कहा ना कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया अगर, तो भाई कितने साल तक अटकेंगे पता नहीं। तो इसलिए अगर कोई बिडर आया है और हिंदुजा ग्रुप जैसा बिडर है तो मुझे लगता है ये बिड स्वीकार भी होगी, बिड स्वीकार भी होगी। अच्छा दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखना, नॉर्मली जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो रेजोल्यूशन प्लान्स जो होते हैं वो कौन सबमिट करता है, किसको सबमिट होते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको सबमिट होते हैं। तो यहां पर एक वर्ड आया एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसको क्यों सबमिट हुए हैं, इसलिए क्योंकि रिलायंस कैपिटल एक एनबीएफसी है। तो जब भी कोई बैंकिंग या एनबीएफसी की अगर मैं बात करूं तो वो अगर इंसॉल्वेंट होगी, बैंकिंग कंपनी कभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में नहीं आएगी, बट एनबीएफसी जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट को पूरा करती हैं वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आ सकती हैं। तो उनमें जब भी वो कंपनियां, ये एनबीएफसी अगर इंसॉल्वेंसी के अंदर जाती हैं तो यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो आरबीआई के अंडर काम करता है। तो इसलिए यहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम नहीं लिखा हुआ, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखा हुआ है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर को किसने बिड सबमिट किए, हिंदुजा ग्रुप ने, कि हम रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। चले जी हम आते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज किसको लेकर है, अगली न्यूज है फ्यूचर रिटेल को लेकर। किशोर बियानी साहब की कंपनी जो कि बिग बाजार ग्रुप, जो कि आप जानते हैं ये भी कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर है, और अब इसके लिए 3 बिडर सामने आए हैं। 3 बिडर, पहला रिलायंस ग्रुप, कौन सा ग्रुप, मुकेश अंबानी जी का। दूसरा हमारा जो बिडर सामने आया है वो है जिंदल ग्रुप, और तीसरा है जीबीटीएल। जीबीटीएल क्या है, ये डोनियर ग्रुप है भारत का, और अग्रवाल्स हैं ये इसके प्रमोटर्स, और टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम है डोनियर इंडस्ट्रीज। तो ये उनकी एक कंपनी है, यानी कि 3 बिडर बिग बाजार के लिए आ गए हैं। तो ये तो पक्की बात है कि जहां तक मुझे लगता है कि इंसॉल्वेंसी में कंपनी नहीं जाएगी, सॉरी लिक्विडेशन में कंपनी नहीं जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बिडर आ गए हैं। तो बिडर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी अब बच जाएगी। और रिलायंस खुद आया है मैदान में, तो इसका मतलब है कि कंपनी को ज्यादा चांसेस यही है कि रिलायंस ही लेके जाएगा, मुकेश अंबानी ग्रुप ही लेके जाएगा। इनफैक्ट वो तो पहले भी ले जाने वाले थे, बट बीच में अमेजॉन ने टांग अड़ा दी थी। ये घटना मैंने पास्ट में भी बताई है कि अमेजॉन और रिलायंस के बीच में किस तरीके की जंग चली थी इसको लेकर। बट मैं एक बार दोबारा से वो घटना भी रिकॉल कराऊंगा जैसे ही अपडेट आता है ना मुकेश अंबानी को लेकर आगे ही, कि अगर वो सक्सेसफुल बिडर बनते हैं तो जैसे ही फर्दर अपडेट आता है आई विल इन्फॉर्म यू कि हाँ जी अमेजॉन से फिर किस तरीके की टसल हुई थी, क्या एग्रीमेंट थे। मैंने पास्ट में समराइज रूप से इसको डिस्कस किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और फिलहाल देखने वाली बात है कि अब फ्यूचर ग्रुप को कौन लेके जाने वाला है, या भी आने वाले कुछ हफ्तों में पता लग जाएगी ये बात। फिलहाल एक इंटरेस्टिंग केस अब लॉ मेकर्स के लिए आया है टाटा स्टील में। टाटा स्टील में क्या केस हुआ है, भूषण स्टील नाम की कंपनी हुआ करती थी जो कि इंसॉल्वेंसी के अंदर थी। अब इंसॉल्वेंसी में वहां बिडर आया, नाम था टाटा स्टील। 47,000 करोड़ का डिफॉल्ट था कंपनी का, भूषण स्टील का, और और 47,000 करोड़ उसके लेंडर्स को या क्रेडिटर्स को देने थे, और टाटा स्टील ने इसे 27,000 करोड़ में खरीद लिया था। अब खरीद लिया, ठीक है। कंपनी के खिलाफ कुछ केसेस चल रहे थे जहां पे कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ ट्रांजैक्शंस की थी जो कि अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन कहलाती हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। सीएमए करने वाले और सीए करने वाले या सीएस फाइनल करने वाले सभी बच्चे पहचान पा रहे होंगे, लिंक कर पा रहे होंगे। कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं, दे आर कॉल्ड एज अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने वो अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस की थी। अब उन अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस में रिकवरी हुई है, और रिकवरी हुई है नियर अबाउट 1000 करोड़ की। यस, अब सवाल ये उठा, ये 1000 करोड़ टाटा स्टील कह रहे हैं ये हमारे हैं। 1000 करोड़ ये टाटा स्टील कह रहे हैं हमारे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरवेंशन किया, उन्होंने कहा नहीं, ये 1000 करोड़ उन क्रेडिटर के हैं जिनका डेट था 47,000 करोड़, और आपने जिन्हें 27,000 करोड़ दिया है ये उनके हैं। टाटा स्टील भी ठीक कह रहा है। अब जब कंपनी हमने खरीद ली, चाहे बेशक 47,000 का माल हमने 27,000 में खरीद लिया, माल तो हमारा है, तो उस माल में अगर कोई भी रिकवरी है तो वो भी तो हमारी होनी चाहिए। बट दिल्ली हाईकोर्ट का भी व्यू सॉलिड है, वो कहता है भाई साहब जब तुमने 47,000 करोड़ का माल 27,000 करोड़ में खरीदा तो तुम्हें इस 1000 करोड़ की रिकवरी का तो पता नहीं था। ये तो रिकवरी आज हुई है क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था, अब जाके रिकवरी हो गई है।
अब ये 1,000 करोड़ की रिकवरी जो है वो जो उसको मिलनी चाहिए जिसको नुकसान हुआ है, जिसका 47,000 करोड़ के बदले में 27,000 करोड़ मिला है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिमाग लगाना है यहां पर कि इस केस में ये 1,000 करोड़ किसको मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा आप अपना व्यू भी बताएं कि किसको मिलना चाहिए। टाटा स्टील कहता है मेरा, दिल्ली हाई कोर्ट कहता नहीं है क्रेडिटर का है। आपको सारे फैक्ट, सारे गवाह, सारे बयान आपने सुन लिए जो भी इसमें थे, अब बताइए किसका है। तो ये अब आपके ऊपर है, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी नजर में ये 1,000 करोड़ किसका बनता है। फिलहाल हम आगे आते हैं गो फर्स्ट एयरलाइंस को लेकर। गो फर्स्ट एयरलाइंस में क्या हुआ है, ओहो ये भी एक पेचीदा मुद्दा है और मैं आपसे इस पे भी कमेंट चाहूंगा। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, सुनिएगा हुआ क्या है। इसे कहते हैं कानून की धज्जियां उड़ाना। कैसे? अगर गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन अलाउ कर दी तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि यार क्या लूप होल क्रिएट हो रखा है। बताओ, सुनना क्या हुआ। वाडिया ग्रुप की कंपनी है, कहां गया? वाडिया ग्रुप की कंपनी है, उड़ गया क्या? जेट, ठीक है ना, जिसे हम गो एयर कहते हैं, जेट लाइट कहते हैं, वे गो एयर कहते हैं। अब हुआ क्या, वाडिया ग्रुप की इस कंपनी में न्यूज ही उड़ गई क्या? कमाल ही हो गई, बताओ। चलो जी, अब सुनना अब इसमें हुआ क्या मैं बता देता हूं। हुआ क्या कि कंपनी ने किया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट करते ही कंपनी चली गई खुद इंसॉल्वेंसी के अंदर। प्रावधान है हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो डिफॉल्ट करते खुद आ जाओ। कंपनी खुद चली गई, ठीक है जी। अब क्या होता है, मैंने कहा जी सबसे पहला ऑप्शन होता है रिवाइवल का, जिसके अंदर रेजोल्यूशन प्लान लाया जाता है। अगर कोई सक्सेसफुल बिडर ना आए तो कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया जाता है, जहां कंपनी वाइंडिंग अप से होते हुए डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ जाती है। ओके, अब क्या हुआ कंपनी का जो प्रमोटर है वाडिया ग्रुप, ये कहता है कि हम ही अपनी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। भाई तुम कैसे टेक ओवर कर लोगे, तुम तो डिफॉल्टर हो। तो क्या डिफॉल्टर को रोक लगाई गई है? हाँ लगाई गई है। डिफॉल्टर पर रोक लगी है, सेक्शन भी है एक जो कहता है कि अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आप पर रोक है। बट उस सेक्शन के अंदर एक पेज फंसा हुआ है, वो कहता है कि अगर आपका अकाउंट एनपीए है, अकाउंट अभी एनपीए हुआ नहीं क्योंकि अभी तो डिफॉल्ट ही हुआ था, या फिर आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, विलफुल डिफॉल्टर भी नहीं है क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर अभी से इन्हें किसी ने घोषित नहीं किया, तो ना तो इनका अकाउंट एनपीए है ना ये विलफुल डिफॉल्टर है, तो क्या ये बिड कर सकते हैं? लॉ में ये लूपहोल है जिसका फायदा उठा के ये कर तो पाएंगे, बिड तो सबमिट कर पाएंगे। और यही वाडिया ग्रुप करने जा रहा है कि इसके लिए बिड सबमिट करने जा रहा है। एथिकली गलत है, बट लॉ पे मौजूद, अगर मैं लॉ में मौजूद पार्टिकुलर सेक्शन को देखूं तो इनको पूरे एक्सपर्ट इनके पैनल ने भी इन्हें सजेशन दिया, यस यू कैन फाइल, क्योंकि ना तो आपका अकाउंट एनपीए हुआ है अभी, क्योंकि एनपीए होता है डिफॉल्ट होने के 90 दिन तक, आपने डिफॉल्ट होते ही अगले दिन एप्लीकेशन फाइल कर दी, और दूसरा ना ही आप विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर तो है नहीं, जानबूझ के डिफॉल्टर आपने किया नहीं है, क्योंकि आपका तो इंजन जो सप्लायर्स थे उन्होंने आपको इंजन के पार्ट्स नहीं दिए, इस वजह से आपका डिफॉल्ट हुआ है, जेन्युइन रीजन है, तो फिर ये फाइल कर रहे हैं। बट इन्हें एप्लीकेशन अलाउ कर देना ये तो इनडायरेक्ट रूट हो जाएगा एक तरीके से। कैसे? अब होगा क्या कि मान लीजिए कंपनी ने 20,000 करोड़, मान लो अप्रोक्सीमेट अमाउंट कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई वैसे ही फिगर कह रहा हूं कि 20,000 करोड़ रुपए अपने क्रेडिटर्स को देना है। कंपनी उनसे कहेगी, नेगोशिएट करेगी कि देखो जी हम इसे टेक ओवर कर सकते हैं 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ में, लेने हैं तो लो वरना बोलो नहीं लेने, और चलो अपने अपने घर ले जाओ कंपनी को लिक्विडेशन में। अब क्रेडिटर भी बेचारे यही कहेंगे भाई कुछ तो आ रहा है, 60%, 50% कुछ तो आ रहा है, आने दे। क्या सही तरीका है? मैंने तुम्हें 20,000 पे देने हैं, मैं कह रहा हूं 12,000 लेने हैं तो बात कर वरना निकल जा। वाह, ये तो गलत नहीं हो गया? तो नॉर्मली अगर मैं कहता हूं ऐसा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिटर को कुछ तो मिले, मगर फिर ये प्रमोटर ना रहे, क्योंकि यही समस्या तो इंडिगो एयरलाइंस में भी देखी थी, मगर इंडिगो एयरलाइंस ने तो सक्सेसफुली मैनेज किया सारा ऑपरेशन। तो फिर
तो ये प्रमोटर इसे क्यों नहीं मैनेज कर पाए? तो इसलिए मुझे लगता तो है कि इनको अलाउ नहीं करना चाहिए, बट ये आगे आने वाला सिनेरियो अब बताएगा कि क्या होगा। लॉ मेकर के लिए ये भी एक इंटरेस्टिंग एक केस सिनेरियो बनने वाला है। देखते हैं आप लॉ मेकर इस पे क्या करते हैं, चाहे टाटा स्टील हो या फिर आपका वाडिया ग्रुप का ये केस हो, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज की आखिरी न्यूज है सेबी को लेकर। अदानी हिडनबर्ग जो गड़बड़ चली, जो हिडनबर्ग के इल्जाम लगे, उसमें फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक एक्सपर्ट पैनल बनाया। उस एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन, जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और उसने सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट पैनल की, जो फॉर्मर कोर्ट के कोई सीनियर जस्टिस है, उनकी रिपोर्ट थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कहीं भी अदानी का कोई दोष नहीं है। ये उनका कहना है, कहीं भी अदानी ग्रुप का कोई दोष नहीं है। सेबी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी जल्दी रेगुलेशंस अपनी चेंज की कि एक रेगुलेशन के अंदर कंप्लाई करते थे, दूसरी रेगुलेशन कंप्लाई करते थे, तीसरी रेगुलेशन आ जाती थी, मगर उन्होंने हर वक्त इसे कंप्लाई किया है। दोष सेबी का है। अब सेबी का कहना है, ले दे के दोष मेरे ऊपर आ गया, हमने क्या किया है, हम तो रेगुलेटर हैं, हम तो रेगुलेट करने के लिए सख्त से सख्त नॉर्म बनाई जा रहे थे। बट जब ये बना रहे थे, जब नॉर्म थोड़े ढीले थे, तब अदानी ने विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये कांड कर दिया जो भी किया। मतलब कुछ सिस्टर कंसर्न्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी अदानी एंटरप्राइजेस वगैरह के अंदर, तो की, मगर एज पर द लॉ की है। तो वही पैनल का यही कहना है कि भैया अदानी ने कहीं भी गड़बड़ नहीं की, तो उसे तो क्लीन चिट दे दी गई है। गड़बड़ किसने की है? सेबी ने। तो अब सेबी ने अपना जो क्लेम सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये तो हमारे साथ गलत हो गया कि एक तो हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं और ऊपर से हमारे ऊपर ही इल्जाम लग रहे हैं, तो ऐसा ना करो, इसमें तो हमारी बेइज्जती हो रही है। तो सेबी इसको लेकर कहां पहुंचा है? सुप्रीम कोर्ट में, कि हम आपके एक्सपर्ट पैनल जो भी आपने बनाया है उसकी रिपोर्ट से डिसएग्री करते हैं, और हम ये नहीं कहते अदानी दोषी है, ये कोई नहीं कह रहा अदानी दोषी है, हम ये नहीं कह रहे अदानी दोषी है, मगर हम भी कसूरवार नहीं है, हम भी कसूरवार नहीं है। तो मुझे लग रहा है अल्टीमेटली कसूर हिडनबर्ग का ही निकलेगा। बट फिलहाल चलो जी, तो ये थी आज तक की न्यूज, एंड आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी न्यूज। एंड अगर पसंद आई है तो एक मैसेज और लिख देना, और प्लीज लाइक का बटन भी दबा देना, एंड इस वीडियो को, इस सीरीज को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।